तो वेलकम टू माय चैनल द स्टडी एफर्ट्स। आज की इस वीडियो में आप और हम मिलकर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, जिसे लिखा है अल्पनोस डेवडेट ने। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है। मैं उस सुबह स्कूल बहुत देर से निकला और बहुत डर लग रहा था कि डांट पड़ेगी, खासकर इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमिल ने कहा था कि आज वो हमसे क्रिया विशेषण के बारे में पूछेंगे और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाऊं और दिन भर घूमता फिरूं। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, सूरज चमक रहा था, पंछी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे और खेत के पास जहां आराम मशीन थी वहां प्रुशिया के सिपाही अभ्यास कर रहे थे। ये सब मुझे स्कूल जाने से ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और स्कूल की तरफ भाग पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देखा कि वहां नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। पिछले 2 सालों से हर बुरी खबर वहीं से आती थी। कभी हार की खबर, कभी फौज में भर्ती की सूचना, कभी अफसरों के नए आदेश। मैं बिना रुके सोचता रहा, अब क्या नई मुसीबत आई है। फिर जब मैं जल्दी जल्दी वहां से भागा जा रहा था तो लोहार वाख्तर अपने शागिर्द के साथ वहां खड़ा नोटिस पढ़ रहा था। दूसरे पेज में लिखा है। वो मेरे पीछे से चिल्लाया, इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है बच्चे? आराम से जाएगा तो भी समय पर स्कूल पहुंच जाएगा। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं दौड़ते दौड़ते थककर मिस्टर हैमिल के छोटे से बगीचे तक पहुंच गया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर होता था। गली में भी आवाजें सुनाई देती थी। बेंचों का खड़खड़ाना, डेस्क का खुलना बंद होना, एक साथ जोर जोर से पाठ पढ़ना। हम सब अपने कानों पर हाथ रखकर ध्यान से सुनते थे और मास्टर साहब अपनी बड़ी सी लकड़ी की छड़ी से मेज पर मारते रहते थे। लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल चुप था। मैं तो सोच रहा था कि उस शोर में चुपके से अपनी जगह पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज तो ऐसा सन्नाटा था जैसे रविवार की सुबह हो। मैंने खिड़की से देखा तो मेरे सभी साथी अपनी जगह पर बैठे थे और मिस्टर हैमिल अपनी लोहे की छड़ी लेकर इधर उधर टहल रहे थे। अब मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। सोचिए मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, जल्दी अपनी जगह बैठ जाओ छोटे फ्रांस, हम तुम्हारे बिना शुरू कर चुके थे। मैं जल्दी से बेंच पर चढ़कर अपनी जगह बैठ गया। तब जाकर मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई। तभी मैंने देखा कि मास्टर साहब ने आज अपनी बढ़िया हरी कोट, झरझर वाली शर्ट और कढ़ाई वाली काली टोपी पहनी थी। वो ये कपड़े सिर्फ इनाम बांटने या किसी खास मौके पर पहनते थे, और आज तो पूरा स्कूल किसी खास मौके जैसा लग रहा था। तीसरे पेज में लिखा है। सब कुछ अजीब और गंभीर सा लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि पीछे की बेंचों पर गांव के लोग बैठे थे, जो हमेशा खाली रहती थी। वे लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे थे। वहां पुराने हाउसर थे जो अपनी 3 कोनों वाली टोपी लगाए हुए थे, गांव के पुराने मेयर थे, पुराने डाकघर वाले अंकल थे और भी कई लोग थे। सबके चेहरे दुखी लग रहे थे। हाउसर अपने पुराने पाठ की किताब लेकर आए थे, जिसके कोने घिस चुके थे। वो किताब उन्होंने अपनी गोद में रखी थी और उनकी बड़ी बड़ी ऐनक किताब पर टिकी थी। जब मैं ये सब देख रहा था तभी मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे और वही गंभीर और शांत आवाज में बोले, जैसी वो हमेशा बोलते थे, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ा रहा हूं। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कल से नया मास्टर आएगा। ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का पाठ है। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत ध्यान से पढ़ो। ये शब्द सुनकर तो जैसे मेरे दिल पर बिजली गिर पड़ी हो। अरे, यही तो था जो टाउन हॉल पर नोटिस बोर्ड में लिखा था, मेरा आखिरी फ्रेंच का पाठ। अरे, मुझे तो ढंग से लिखना भी नहीं आता। अब तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मुझे अब रुकना होगा। ओह, मैं कितना पछता रहा था कि मैंने अपने पाठ सही से नहीं पढ़े। पक्षियों के अंडे खोजता रहा या सार नदी पर फिसलता रहा।
मेरी किताबें, जो मुझे पहले बोझ लगती थी, अब कितनी प्यारी लग रही थी। मेरी ग्रामर, संतों की कहानियों वाली किताब, और वो पुराने दोस्त जिन्हें अब छोड़ना मुश्किल लग रहा था। और मिस्टर हैमिल, वो भी तो चले जाएंगे। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। ये सोचकर मुझे उनके गुस्से और उनकी छड़ी की डांट भी याद नहीं रही। बेचारे मास्टर साहब, उन्होंने अपनी सबसे अच्छी पोशाक इसलिए पहनी थी क्योंकि आज आखिरी पाठ था। अब मुझे समझ आया कि गांव के बड़े बुजुर्ग पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे थे। वे दुखी थे कि अब स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। ये उनका तरीका था अपने मास्टर के 40 साल की मेहनत और अपने देश के लिए प्यार दिखाने का, क्योंकि अब वो देश उनका नहीं रहा था। चौथे पेज पर लिखा है। जब मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरा नाम पुकारा गया। अब मेरी बारी थी पाठ सुनाने की। काश मैं वो कठिन नियम, जो प्रैक्टिकल का था, जोर से, साफ साफ और बिना गलती के सुना पाता। लेकिन मैं तो पहले ही शब्दों पर उलझ गया। मैं अपनी मेज पकड़कर खड़ा रहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने मिस्टर हैमिल को कहते सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, छोटे फ्रांज। तुम्हें पहले ही बुरा लग रहा होगा। देखो, ये हमारी ही गलती है। हर दिन हमने यही कहा, अरे बहुत समय है, कल सीख लेंगे। और अब देखो कहां पहुंच गए। यही तो अल्सास की सबसे बड़ी परेशानी है। वो सीखने का काम कल पर छोड़ती रही। अब तो वे लोग हमसे पूछेंगे, कैसे हो सकता है कि तुम फ्रेंच हो और अपनी भाषा ठीक से बोल या लिख भी नहीं सकते? लेकिन तुम अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, बेचारे छोटे फ्रांज। हम सबकी गलती है। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम खेतों में या मिल में काम करो ताकि थोड़े पैसे ज्यादा मिल सके। और मैं भी तो दोषी हूं। कितनी बार तो मैंने तुम्हें फूलों में पानी डालने भेजा जब तुम्हें पढ़ाई करनी थी, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो तुम्हें छुट्टी दे दी। फिर मिस्टर हैमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे साफ, सबसे सच्ची भाषा। हमें इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर लोग अपनी भाषा को थामे रहते हैं तो वो अपनी कैद की चाबी थामे रहते हैं। फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें पाठ पढ़ाया। मैं हैरान था कि आज मुझे सब कितना अच्छे से समझ आ रहा था। जो कुछ वो बोल रहे थे, वो सब इतना आसान लग रहा था। मुझे लगा कि शायद पहले मैंने कभी इतनी ध्यान से सुना ही नहीं था, और उन्होंने भी पहले इतनी आसानी से समझाया नहीं था। 5वें पेज पर लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे मास्टर साहब हमें अपनी सारी जानकारी एक ही बार में दे देना चाहते थे, ताकि जाने से पहले वो सब कुछ हमारे दिमाग में बिठा जाए। ग्रामर के बाद हमारी लिखने की कक्षा शुरू हुई। उस दिन मिस्टर हैमिल ने हमें नई लिखाई की कॉपियां दी थी। उन पर सुंदर गोल अक्षरों में लिखा था, फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास। ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे छोटी छोटी झंडियां हों, जो कक्षा में हर जगह लहरा रही हों और हमारी मेज के ऊपर की छड़ से लटकी हों। आपको देखना चाहिए था कि कैसे सब लोग अपने काम में लग गए और कितना सन्नाटा था। सिर्फ कलम की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कागज पर चल रही थी। एक बार कुछ कीड़े उड़ते हुए अंदर आ गए, लेकिन किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि छोटे बच्चे भी नहीं। वे तो अपनी मछली पकड़ने वाली हुक जैसी आकृतियां बनाने में लगे थे, जैसे वो भी फ्रेंच भाषा का ही हिस्सा हों। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगूं कर रहे थे। मैंने सोचा, क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाने पर मजबूर करेंगे? जब भी मैं लिखते लिखते ऊपर देखता तो मिस्टर हैमिल को अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे पाता। वो एक बार किसी चीज को देखते, फिर दूसरी चीज को, जैसे वो अपने दिमाग में उस छोटे से क्लासरूम की हर चीज को याद करके रखना चाहते हों। सोचिए, 40 साल से वो वही थे, उसी जगह पर, खिड़की के बाहर अपना बगीचा और अपने सामने अपनी कक्षा। बस मेजें और बेंचें घिस घिस कर चिकनी हो गई थी।
बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे हो गए थे और वो बेल जो उन्होंने खुद लगाई थी अब खिड़की तक फैल गई थी। बेचारे मास्टर साहब का दिल कितना टूटा होगा ये सब छोड़ते हुए। उनकी बहन कमरे में इधर उधर घूम रही थी और सामान बांध रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। लेकिन फिर भी मास्टर साहब ने हिम्मत रखी और आखिरी तक हर पाठ पढ़ाया। लिखाई के बाद हमने इतिहास पढ़ा और फिर छोटे बच्चे अपना पाठ दोहराने लगे। बा, बे, बी, बो, बु। कमरे के पीछे बूढ़े हौसर ने अपने चश्मे लगा लिए थे और अपनी किताब हाथ में लेकर पढ़ने लगे थे। छठे पेज पर लिखा है, हां, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यह रहा हिंदी अनुवाद, बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि पढ़ने में मूल से भी बेहतर लगे। दोनों हाथों से उन्होंने उनके साथ अक्षरों को बोला। आप देख सकते थे कि वे रो रहे थे। उनकी आवाज भावना से कांप रही थी और यह सुनकर इतना अजीब लग रहा था कि हम सब रोना चाहते थे। मुझे वो आखिरी पाठ कैसे याद है। ठीक उसी समय चर्च की घड़ी में 12 बजे। फिर एंजेलस की घंटी बजी। उसी पल प्रशियाई सैनिकों के बिगुल की आवाज हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। एम हेमल खड़े हो गए, बहुत फीके पड़ गए थे अपनी कुर्सी पर। मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा था। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, मैं, लेकिन किसी चीज ने उनका गला घोंट दिया। वे आगे नहीं बोल पाए। फिर वे ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े, एक चाक का टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, फ्रांस अमर रहे। फिर वे रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना एक शब्द कहे उन्होंने अपने हाथ से हमें जाने का इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।